एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से सीटेड पेपर की कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। 2-4 दिन सिर्फ बचे हुए हैं और उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से सभी की मैक्सिमम हो गई होगी, और जो बचा है वो 4-5 दिन में आप लोग कर ही लेंगे। लेकिन आज की वीडियो ख़ास क्यों है? आज की जो ये वीडियो है, जो ये प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है। इसमें आज की जो वीडियो है वो ख़ास इसलिए है कि अगर आप इस पेपर को किस तरीके से मैं करने वाली हूँ, अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, फिर भी आप पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन किस तरीके से सही कर सकते हैं। इसीलिए जब एग्ज़ाम आपका होने वाला है और उस समय ये वीडियो लाने का मेरा एक ही मकसद है। मैं 2-4 वीडियो ऐसी और भी सब्जेक्ट के दे चुकी हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा और अंत के दिनों में जो वीडियोस आएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले देखिए, सीडीपी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक कॉन्सेप्ट वाली, जिसमें कि आप कोई सिलेक्शन, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी समझ काम आती है, आपकी समझ के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होते हैं। तो उन समझ वाले प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट वाले में आपको क्या इम्पोर्टेंट है, तो सीडीपी के पेपर में अगर आपको सॉल्व करना है तो हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते चलेंगे कि कहाँ पे आपकी समझ और समझ वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ टैग वर्ड्स। तो इससे आप टैग वर्ड्स सीडीपी के आसानी से आप खुद करना, अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद इस तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। पेपर में जब आपको प्रॉब्लम आएगी कहीं, तो आप इस टेक्निक, इस ट्रिक का यूज़ करके आगे पेपर को बहुत अच्छा कंप्लीट कर लेंगे और कम समय में कर पाएंगे। तो बाल्यावस्था की अवधि में पहला क्वेश्चन जो है, बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप आसानी से कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत समझ अपनी भी, अगर आप बच्चों के साथ रहते हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे 15 क्वेश्चन करीब सीडीपी में कॉन्सेप्ट वाले मिलेंगे और 15 क्वेश्चन करीब जो है आपके वो समझ, टोटली समझ पे आधारित है। कोई आपको कोई रटने वगरने की कोई चीज़ें ऐसी नहीं है, जो आप बिना आसानी से उस क्वेश्चन को उसी समय, अगर आप इस मेरे तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो कैसा होता है। तो सीधे सीधे आंसर की तरफ चलेंगे, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी मल्टी लेयर्ड होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि केवल धीमी गति से हो रहा है। ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके आपको डेवलपमेंट वाला चैप्टर, इसके लिए आपको पढ़ना है। उसके बाद है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूरा कि बच्चा जहाँ तक खुद से किसी काम को कर सकता है और किसी की हेल्प मिलने के बाद वो कितना और अच्छा कर सकता है, वो जो होता है वो निकटस्थ विकास होता है। यानी यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें आप, तो जो बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, और अगर किसी बड़े का अगर उसे साथ मिल जाए जो उससे अधिक अच्छा, जैसे फुटबॉल, वो कितना अच्छा खुद से खेल सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई फुटबॉल कोच उसे मिल जाए तो और अच्छा कर सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो 3-4 थियरी पढ़ाई है उसमें आपको सीडीपी के कराया है मैंने, इसी वीक में मैंने कराया है। तो उन वीडियोस को आप देख लेंगे तो वहाँ से आपके लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने पढ़ाया है। तो आपके 7-8 क्वेश्चन सीधे वहाँ से आ रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस आपको मैंने पियाजे का सिद्धांत दिया था, पूरा उसमें से है क्वेश्चन मिलेगा। वाइगोस्की से, कोहलबर्ग से, ये सारे वहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, और यही ऑप्शन सही होगा, कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, जो अपने आप से बच्चा कर पा रहा है, और
वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब इतना बच्चा खुद से कर पा रहा है, अगर उसको किसी की हेल्प मिल गई तो वो इतना अच्छा कर पाएगा। तो इसके और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया। उसके बाद जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो जैसा कि मूर्त और अमूर्त वाले में मैंने आप लोगों को बताया था, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है कि निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में जो होता है वो समर्थ हो जाते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स, इसमें वो क्या हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं। तो ये है जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको इधर अगर आप नहीं समझे हैं तो आप वीडियोस को देख के समझ लीजिएगा। ये सब आपको ज़रूरी है कि आप जाने से पहले इन टॉपिक्स को रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं आता है अभी भी आराम से एक ही दिन में इन चारों टॉपिक को आप ख़त्म कर सकते हैं। मेरी ही वीडियोस से भी कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइन से इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी ईयर का पेपर उठाएंगे। तो यही है तरीका नंबर लाने का कि आपके 7-8 क्वेश्चन लाइन से दिख रहे हैं, इन 3 को भी अगर पढ़ लिया तो 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मैंने देखिए 3 चीज़ें बताई हैं, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, जीन पियाजे का, और जेंडर और सामाजिकरण। आप इसमें से देखिएगा कितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्रगतिशील पढ़ा दिया है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और आपको एक और चीज़ बढ़ाया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जितना मैंने पढ़ाया है। ज़्यादा वीडियोस नहीं दी हैं CDP की, फिर भी वहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही निकल जा रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप 2-3 दिन में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय और संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? कौन सा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी, हिंज की स्टोरी पढ़ी थी, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तो इसमें स्तर के अंदर के स्तर भी पूछ देता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिएगा। अधिगम वाला मैं पूरा पढ़ाने वाली हूँ, और बुद्धि के सिद्धांत। तो दोनों टॉपिक में कल की वीडियोज़ में, कल हो सकता है कि मैं लाइव भी आप लोगों के साथ जुड़ूँ और इन सब चीज़ों को करा दूँ। तो कल आप लोग अगर लाइव नहीं देख पाएंगे तो बाद में भी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ये सब कॉन्सेप्ट वाले हैं। अभी आपको 15 क्वेश्चन वैसे मिलने वाले हैं जिनको मैं सिर्फ टैग वर्ड से सॉल्व करूँगी। तो बुद्धि का प्रकार और अंत अनुपालन संभावना, तो यहाँ पे जो सही है वो उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी वाला ऑप्शन है, शारीरिक गति, अब ये भाषा में मूर्तिकार का कोई वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे शारीरिक गति संवेदना जो होती है, बॉडी काइनेस्थेटिक, वो एथलीट यानी खिलाड़ी की होती है, और यही सही है आपका। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेव वाइगोस्की, आपसे जैसा मैंने कहा था ये तीनों पॉइंट, वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, यही आता है, और सामाजिकरण और जेंडर, इतने टॉपिक पढ़ लिए आपका CDP 15 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। आगे के 15 क्वेश्चन हम टैग वर्ड से सॉल्व कर लेंगे। 2 ही तरीका है। ठीक है, बहुत आसान तरीके हैं ये दोनों, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। एक प्रगतिशील, तो हमने इसका क्वेश्चन का देखा ही नहीं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो
बच्चे जो होते हैं वो बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में भाषा जो होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या करता है? तो अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों की समझ वो कितना समझे हैं, जो भी शिक्षण हुआ है उसको बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इन सब बातों के लिए वो प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है वाला ऑप्शन, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। वही बात हुई जो मैंने आपसे कहा कि प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है उसमें मूल्यांकन का मतलब है कि आप मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि जो मैंने शिक्षण अधिगम कराया है उसमें बच्चों ने कितना समझा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ और आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मूल्यांकन करने से ये पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो क्या नहीं सीखा है तो इसका मतलब है कि हमें अपने शिक्षण का जो तरीका है, टीचिंग का जो तरीका है, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ है, आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जेंडर रूढ़िवादिता हमेशा आता है और आएगा भी, इस बार भी आएगा। जितने पॉइंट आए हुए हैं वो सारे आते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने की बात की गई है, और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? अब यहाँ पे आप कुछ टैग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो टैग वर्ड्स क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है अगर, तो एक चीज़ टैग वर्ड्स होता है प्रोत्साहित। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोत्साहित करना, लेकिन किस चीज़ को इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करना अच्छी बात नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो उसमें ये ऑप्शन आपका क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। मतलब एक ही लिंग के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को उसमें समूह में शामिल ना करना, ये सब चीज़ नहीं करना है। मिश्रित लिंग समूह को उनका समूह बनाना है और उनके विचार विमर्श को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, प्रोमोट करना है। तो ये क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। देखिए, बहुभाषिकता कहीं भी आए, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है हमेशा से ही एक सहायक चीज़ है। ये कोई भी यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर आपको रुकावट बहुभाषिकता के संबंध में कहीं भी पूछा जाए तो ये आप टीचर के लिए एक हेल्पफुल चीज़ है, तो ये कभी भी रुकावट नहीं हो सकता है। ये कट गया। अब यहाँ से आपके जो है ना चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। एक समस्या बिल्कुल नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म हमेशा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और इसकी समझ आपको ये होनी चाहिए कि टीचर के लिए बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म कभी भी एक बाधा नहीं हो सकती, रुकावट नहीं हो सकता है। वो चाहे किसी भी शब्द में दिया हो, व्यवस्थागत मुद्दा नहीं हो सकता है। ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं, हमेशा ही वो हेल्पफुल होता है, यानी इसको हम ये किसी भी शब्द के रूप में दे सकते हैं। एक गुण और साधन बताया गया है, और कुछ भी अगर इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें हों तो एक साधन है ये। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है। तो जो भी चीज़ें कहें कि ये एक समस्या पैदा कर रहा है, रुकावट है, ये सारे ऑप्शन क्या है? नेगेटिव हैं, और वो कभी भी बहुभाषिकता ऐसी नहीं होती है। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को एक गुण और साधन समझना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करा रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन ये आपको अगर आप अभी भी देख रहे हैं डेली जो मैं प्रीवियस ईयर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप समझ के कर रहे हैं
आप इस चीज़ों को समझिए और इन चीज़ों को समझते हुए खुद से सॉल्व करिए। समझ के करेंगे, टैग वर्ड को की हेल्प से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, और इसीलिए मैं इस तरीके से करा रही हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जब आप पेपर देने जाएं और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को सही आंसर तक आप पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक, देखिए पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के उपयोग करता है। केवल शब्द निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। कभी भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसा एजुकेशन जिसमें बच्चा ही प्रमुख है। सेंटर में कौन है? बच्चा है। तो हम जो भी काम करेंगे वो बच्चे के हिसाब से करेंगे। अगर बच्चे के अकॉर्डिंग हमको अपना पाठ्यक्रम चेंज करना पड़ रहा है तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसकी रुचियों का ध्यान रखेंगे, उसकी इस एज को ध्यान रखेंगे, वो किस उसकी कोई परेशानी है। तो सेंटर कौन है? बच्चा है। तो यहाँ पे सिर्फ उस पर पाठ्य पुस्तक नहीं थोप देंगे तो केवल शब्द जो क्या है आपका एक निगेटिव टैग वर्ड से, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। वर्गीकृत करना बहुत बड़ा निगेटिव टैग वर्ड है। किसी भी बच्चे को कभी भी क्लासीफाई नहीं करना चाहिए, वर्गीकृत नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा ख़राब है, ये बहुत गलत चीज़ है। दंड और पुरस्कार, ये भी आपके निगेटिव टैग वर्ड है। 3 ऑप्शन कट गए, सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ निगेटिव टैग वर्ड्स की हेल्प से हमने इसको कर लिया। कहाँ कुछ किया? नहीं किया। अभी हम 15 क्वेश्चन पे नहीं पढ़ रहे, ये थियरी वाले ही क्वेश्चन है जिसको मैं अभी कर रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट 3 जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ आपको पढ़ने हैं। अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद आप इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व करके आप पूरे के पूरे नंबर CDP में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि यार कितना इजी था ये पेपर, लेकिन बाद में देख रहे होंगे तो कुछ नहीं कह सकते। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने थोड़ी भी अगर 2-2 लाइन भी अगर हर मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ लिया होगा तो भी आप आसानी से कह देंगे कि सांस्कृतिक उपकरण लेव वाइगोत्स्की जो हैं इनके ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा किस मनोवैज्ञानिक ने क्या विशेष चीज़ें बात की हैं, वो चीज़ तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले। अब यहाँ पे मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फिर भी मैं बता दूंगी कि आंसर क्या है और आप भी आसानी से बता सकते हैं। आंशिक दृष्टि वाले यानी कि उसको थोड़ा कम दिखाई देते होगा, इतना तो सभी जानते हैं। विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? अब जो थोड़ा कम दृष्टि से उसको देखने में परेशानी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कुछ बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें होनी चाहिए, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या है? जो कि बोल रही हैं, बोलती पुस्तकें, क्योंकि वो सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके देखने में प्रॉब्लम है। तो अगर कोई चीज़ जिसको दिखाई नहीं दे रहा उससे सारी इंद्रियां काम करती हैं, आप जानते ही हैं। तो अगर उसे बोलती पुस्तकें या स्पर्श करके समझने वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाए तो वो भी उसके लिए क्या होगी? हेल्पफुल होगी। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बड़ा बड़ा चार्ट है तो वो भी एक तरीके से क्या होगा उसके लिए ठीक है। लेकिन छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, जब उसको दिखने में ही प्रॉब्लम है और आप उसको और छोटा लिखा हुआ चीज़, छोटे प्रिंट वाली चीज़ देंगे तो क्या वो उसके लिए सही होगी? आप आसानी से ये बात नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो जो देख नहीं पा रहा है उसके लिए स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट क्या होगी? वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होगी और हम आसानी से इस आंसर को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अब समावेशी शिक्षा भी आप लोगों ने समझा होगा, तो अगर नहीं समझा होगा तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के हेल्प से ही समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे छांटना हो कि टैग वर्ड्स क्या हैं, तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना बहुत बड़ा आपका निगेटिव बात है। कभी भी बच्चों को पृथक नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन ही हमारा कट गया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं, अक्षमता, बच्चों की अक्षमता नहीं देखनी है, अपनी अक्षमता देखिए। टीचर को अपने ऊपर सुधार करना है कि वो कितने तरीके से बच्चों की विभिन्नता के आधार पर उनको शिक्षण करे। तो ये भी कट गया आपका। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए ये भी अक्षमताओं की बात ही नहीं करनी है। दार्शनिकता होनी चाहिए कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। समावेशी शिक्षा मतलब समान शिक्षा पाने का अधिकार। 3 ऑप्शन कट गए, चौथा हमारा सही हो गया, आराम से हमने कर लिया। अब मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि बिना पढ़े भी कुछ चीज़ें आराम से आप बच्चों को निगेटिव नहीं करना है। ये बात जिस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आपका 75 मार्क्स जो पेडागोजी पे होते हैं ना, वहाँ से आप 60 ले आएंगे, इतना कंफर्म है। तो ये हो गया। प्रूफ भी मैं आपको दे रही हूँ कि आप हो चाहे हम हो, मैं भी समझ लीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मैं ये काम सिर्फ ये समझ के कि बच्चों को निगेटिव नहीं करना है भाई, और उससे मैं सही आंसर की तरफ चली जा रही हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। 14 में ये कहा गया है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे जो हैं उनको किस प्रकार संबोधित करना है। तो किसी को जो देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पे भी एक टैग वर्ड यूज़ है। कभी भी किसी को मतलब क्रिएटिव और सोचने के लिए करवाना हो तो उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग अगर ऑप्शन दिया हो तो वो आपका ऑप्शन निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका कट जाता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी आपका सही नहीं है, और रटना भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा है और क्रिएटिव भी है, तो उनको बहुत इजी टास्क दे देंगे ना, तो तुरंत बोर होने लगेंगे। तो उनको चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। हमने क्या किया, आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आप भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया, मैंने आप लोगों को अधिगम अक्षमता का छोटा सा एक वीडियो दिया था, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी देख सकते हैं। जितने भी मैंने CDP के दिए हैं वो आप लोग अगर देख लेते हैं, आप CDP में 30 आउट ऑफ 30 पाएंगे, ठीक है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पढ़ने लिखने की क्षमता है, पठन वैफल्य मतलब पढ़ने लिखने में वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पठन वैफल्य पढ़ने लिखने से संबंधित है, और यहाँ पे ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब क्या है, ये तो आराम से आप हटा लेंगे ना। तो पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए इसके आगे हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसको भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है, और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने कमेंट भी बताएंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे, और आगे के क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में इसको आपके साथ डिस्कस करूँगी, बिल्कुल टैग वर्ड्स के साथ ही। आप लोगों को कोई पढ़ाई नहीं की है मैंने, बस समझ लीजिए कि जैसे आप लोग, अगर कोई कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की फिर भी मेरा CDP में पूरा नंबर आए, तो ये वही वीडियो होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।